रमज़ानुल मुबारक में हमारे यहाँ एक मामूल है कि लोग ज़कात निकालते हैं। अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो इसलिए रोज़े के साथ साथ ज़कात के मसाइल भी रमज़ान में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में कुछ ज़कात के बुनियादी मसाइल आपके सामने बयान करूँगा और ज़कात के बारे में कुछ गलत फ़हमियाँ जो फैली हुई हैं उनको भी इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ये खूब समझ लें कि रमज़ान जो है वो ज़कात का महीना नहीं है। रमज़ान रोज़ों का महीना है। ज़कात हर शख्स पर अलग अलग तारीख़ में वाजिब होती है, क्योंकि ज़कात कहते हैं कि जब आपके पास साल के किसी भी इस्लामी दिन में निसाब आया, आप 52.5 तोला चांदी के रकम जो है उसके बराबर आप मालिक बन गए, तो फिर आप पर लाजिम है कि वो तारीख़ आप नोट कर लें और अगले साल फिर उसी तारीख़ पे आप देखें कि आपके पास कितने पैसे हैं। जितने पैसे हैं उसका 2.5% आप ज़कात निकाल दें। तो ज़ाहिर है हर आदमी साहिब निसाब अलग अलग तारीख़ों में बनता है। सारी कौम रमज़ान में थोड़ी साहिब निसाब बन जाती, तो हर एक अलग अलग तारीख़ों में साहिब निसाब बनता है। तो इसलिए किसी के पर यकम मुहर्रम को ज़कात लाजिम हो रही होती है, किसी पे 2 को, किसी पे 3 मुहर्रम को, किसी पे रबीउल अव्वल में हो रही होती है, किसी पे रबीउल सानी में ज़कात लाजिम हो रही होती है। हर एक का साल अलग है और शरीयत में हिकमत यह है कि ताकि पूरे साल मुसलमानों की ज़कातें निकलती रहें और पैसे इस तरीके से डिवाइड होते रहें, क्योंकि जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनको ज़रूरत सिर्फ रमज़ान में नहीं होती, रमज़ान के अलावा भी होती है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि रमज़ान सखावत का महीना ज़रूर है, इसमें सदक़ात व खैरात की बहुत ज़्यादा अहमियत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का दरिया बन जाया करते थे। मगर रमज़ान स्पेसिफिक कोई ज़कात के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ज़कात हर शख्स पर अलग अलग तारीख़ों में लाजिम होती है। कैसे लाजिम होती है, किन चीज़ों पे लाजिम होती है, मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं कोशिश करता हूँ इस बहस को समेटने की। अल्लाह वक्त में बरकत दे दे। देखिए, ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर लाजिम होती है। नंबर 1, गोल्ड पे। आपके पास अगर सोना है तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। 7.5 तोला सोना पर ज़कात लाजिम होती थी, अब 7.5 तोले पर नहीं, बल्कि सोने के साथ आपके पास अगर 1 रुपया भी है या और कोई दूसरी चीज़ है जिस पे ज़कात वाजिब होती है, जो मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा, तो फिर सोने का निसाब 7.5 तोले सोना नहीं रहता। याद रखिए, 7.5 तोले सोने पर ज़कात उस सूरत में लाजिम होती है कि किसी के पास 7.5 तोला सोना के अलावा बाकी ज़कात का माल बिल्कुल भी ना हो, यानी वो माल बिल्कुल भी ना हो जिस पे ज़कात होती है। तो ऐसा आजकल मेरा ख्याल है शायद ही कोई दुनिया में आदमी हो या औरत हो जिसके पास सिर्फ सोना हो और 1 रुपया भी उसके पास ना हो। तो इसलिए जब सोने के साथ कोई भी चीज़ मिल जाएगी तो फिर सोने का निसाब बाकी नहीं रहता, बल्कि चांदी के निसाब की तरफ हुक्म आ जाता है। उसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना की कीमत एक ही थी, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी आप निसाब बना सकते थे। लेकिन आज इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आज उम्मत का तकरीबन इजमा है कि सोना जो है चांदी जो है वो निसाब में असल है, और क्योंकि उसकी कीमत कम होती है और उसमें ज़कात वाजिब होने में गरीब का फ़ायदा है और सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए चांदी को असल मैयार बनाया गया है। किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी जो 612 ग्राम या उसके करीब करीब ग्राम में, आप इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने ग्राम बनती है वो चांदी, तो 600-700 के दरमियान में है। तो ये जो इतने ग्राम चांदी या उसकी कीमत के बराबर अगर किसी के पास सोना होगा या चांदी होगी या कैश रकम होगी या माल तिजारत होगा तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ क्या हुई? सोना, उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज़ है चांदी, चांदी की वैल्यू लगाई जाएगी। तीसरी चीज़ है कैश रकम। आपके पास कैश रकम अगर मौजूद है, ज़रूरत के लिए हो या बग़ैर किसी ज़रूरत के हो, बहरहाल उस पर ज़कात लाजिम होती है। लोग कहते हैं हमने ये पैसे रखे हुए हैं हज करने के लिए, हमने ये पैसे तो रखे हुए हैं मकान ख़रीदने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश अमाउंट आपके पास है, आपका ज़ाती है, तो आप पर ज़कात लाजिम है। आपने अगर कैश अमाउंट किसी को कर्ज दिया हुआ है और वापस मिलने की उम्मीद भी है आपको, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। चौथी चीज़ जिस पर ज़कात लाजिम होती है वो है माल तिजारत। माल तिजारत का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपने बेचने के लिए ख़रीदी हैं उन पर भी ज़कात लाजिम है। आपने कोई प्लॉट ख़रीदा, ख़रीदते हुए आपकी नीयत थी कि मैं इसको बेचूंगा, तो ये तिजारत का माल कहलाएगा। इस प्लॉट पर भी ज़कात वाजिब है, इसकी भी वैल्यू लगाई जाएगी। अगर आपने प्लॉट ख़रीदा इस नीयत से नहीं कि मैं बेचूंगा, वैसे ही ख़रीदा आपने कि देखेंगे बाद में क्या करना है, बाद में आपको बेचने का ख्याल आ गया,
इस पर ज़कात लाजिम नहीं है। आपने प्लॉट ख़रीदा बेचने की नीयत से, लेकिन ज़कात की तारीख़ आने से पहले आपका इरादा बदल गया और आपने कहा छोड़ो क्या करूँगा बेच के, तो भी ज़कात वाजिब नहीं है। पता ये चला ख़रीदते हुए भी बेचने की नीयत हो और वो अब तक वो नीयत बरकरार हो, ऐसे माल को माल तिजारत कहा जाता है। प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, परचून की दुकान में जो जनरल स्टोर में सामान पड़ा हुआ होता है, ये सारा बेचने की नीयत ही से ख़रीदा होता है। बड़े बड़े जनरल स्टोर हैं, ये छोटे छोटे स्टोर हैं, सब में दुकानदार के पास जो माल पड़ा होता है वो बेचने की नीयत ही से पड़ा होता है। लिहाजा दुकान के जितना माल है उस पर ज़कात लाजिम है। खुद उस दुकान पे लाजिम नहीं है, क्योंकि दुकान बेचने के लिए नहीं खरीदी होती, रेंट पे देने के लिए खरीदी होती है या उसमें बिजनेस के लिए खरीदी होती है, यानी उसमें माल डाल के बेचने के लिए खरीदी होती है। और अगर किसी ने दुकान इस नीयत से खरीदी कि मैं ये दुकान खरीद रहा हूँ और मैं ये इस दुकान ही को बाद में बेचूंगा, खरीदते हुए यही नीयत हो, तो फिर उस दुकान पर भी ज़कात लाजिम है। आपने मकान खरीदा बेचने की नीयत से, मकान पर ज़कात लाजिम है। आपने मकान खरीदा बेचने की नीयत नहीं थी, रेंट पे देना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या कंफ्यूज हैं कि पता नहीं क्या करूंगा, तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं है। उसके रेंट पे ज़कात लाजिम है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लाजिम होती है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 चीज़ों पे ज़कात होती है, गोल्ड पे, चांदी पे और कैश अमाउंट पे और माल तिजारत पे। तो ये 4 चीज़ें जिसके पास होंगी। अच्छा, इसमें इस्तेमाल की चीज़ें सब खारिज हो गई इससे, बल्कि जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं भी हैं उन पे भी ज़कात लाजिम नहीं है। जैसे आपके पास कोई 2-4 प्लॉट पड़े हुए हैं, 2-4 बंगले हैं, 4-6 गाड़ियाँ हैं, तो अगरचे वो इस्तेमाल में नहीं है तो आप ज़कात ले तो नहीं सकते, मगर आप पर ज़कात वाजिब भी नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं आपने खरीदी। वो अलग बात है, ये इसराफ में आता है, बिला वजह आपने इतनी चीज़ें खरीद के डाली हुई हैं, किसी काम की नहीं है, ना यूज़ में आ रही हैं, लेकिन बहरहाल उन चीज़ों पर ज़कात लाजिम नहीं है। ज़कात उन्हीं चीज़ों पर होती है जो बेचने की नीयत से खरीदी हो आपने, क्योंकि तिजारती माल है वो। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तिजारती माल हो गया और कैश अमाउंट, इन 4 चीज़ें या इनमें से कोई 3 चीज़ें या कोई 2 या कोई एक चीज़ जब आपके पास इतनी मालियत की हो कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर, जो 40-50 हज़ार रुपए के दरमियान में होती है 52.5 तोला चांदी, 2020 में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ रमज़ान में, तो इसमें जो है ना 40-50 हज़ार के दरमियान है। रोज़ाना चूँकि चांदी के रेट चेंज होते रहते हैं, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि आज के दिन 52.5 तोला चांदी की क्या कीमत है। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर जिस दिन आपके पास ये 4 चीज़ें जमा हो गई, सोना 1 तोला भी आजकल 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है, तो ये 4 चीज़ें जिस दिन आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच गई, ये चारों का मजमुआ या चारों में से कोई 3 या 2 या एक ही चीज़, मिसाल के तौर पर आपके पास 20-20 हज़ार रुपए की चारों चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने एक घड़ी खरीदी थी या मोबाइल खरीदा था बेचने के लिए, उसकी वैल्यू 20 हज़ार है फॉर एग्जाम्पल। आपके पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ है 30 हज़ार रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो 30 और 20 मिला के 50 हो गए, तो ये 52.5 तोला चांदी के बराबर है। तो जिस दिन ये आप इतने पैसा आपके पास आ जाए, आप पर लाजिम है कि आप वो इस्लामी तारीख नोट कर लें। मिसाल के तौर पर 2 रबीउल अव्वल को किसी के पास इतना अमाउंट आया, तो उसे चाहिए कि वो डेट नोट कर ले कि भाई 2 रबीउल अव्वल ये आज की मेरी डेट है। अब होगा क्या, अब आपने दरमियान में नहीं देखना साल के कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इतना सख्ती का शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि अब किस किस चीज़ पे साल गुजर रहा है, ना 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 ना, बस आप साहिब निसाब बन गए। 2 रबीउल अव्वल को फॉर एग्जांपल आपने वो तारीख नोट कर ली कि भाई मैं अल्लाह ने मुझे साहिब निसाब बना दिया, मालदार बना दिया। यानी शरीयत की टर्म में ऐसे आदमी को मालदार कहा जाता है। अक्सर ये दौलत इतनी इंसान के पास उस वक्त आती है, या तो कोई कंवारा छड़ा छाट उसकी जो है ना जॉब लग जाए, तो पहली सैलरी जब मिलती है तो अमूमन साहिब निसाब बन जाता है। लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको गोल्ड मिलता है शौहर की तरफ से या ससुराल की तरफ से या अब्बा अम्मा की तरफ से, तो वो जो गोल्ड उनको मिलता है तो वो उन लड़कियों पर लाजिम है जिस दिन वो गोल्ड उनको मिले, हैंडओवर हो, वो फौरन डेट नोट कर लें। तो या किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए तो विरासत ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप वो डेट भूल गए हैं तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वो डेट आप नोट कर लें। अगर याद नहीं है वो डेट तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करें और फिर गौर व फिक्र करके कोई भी डेट मुतय्यन करें आप। तो जब 2 रबीउल अव्वल फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 या 3 या 2 या एक चीज़ इतनी आ गई तो आप साहिब निसाब हो गए। अब आपने क्या करना है कि पूरे साल नहीं देखना क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसका हिसाब रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले साल 2 रबीउल अव्वल को आपने फिर दोबारा हिसाब करना है कि अब मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा अमाउंट है, चाहे पैसों की शक्ल में, यानी ये 4 चीज़ों को मिला के या इन 2 या एक चीज़ का इतना है कि यानी अभी भी आप साहिब निसाब हैं, तो जितना है उसका 2.5% आप ज़कात में दे दें।
पहली मर्तबा 2 रबीउल अव्वल को आपके पास पैसे आए, आपने नोट कर लिए कि यार मैं साहिब निसाब बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। अगले साल आपने 2 रबीउल अव्वल को हिसाब करना है, यानी जैसे ही तारीख चेंज होती है ना, चांद सूरज गुरूब होता है और तारीख चेंज हो जाती है इस्लामी तारीख, तो आपने 2 रबीउल अव्वल को देखना है कि भाई मेरी जेब में कितने पैसे हैं। ख़वातीन देखें हम, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे मैंने लोगों को दिए हुए हैं जो मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे। वो लोग वो पैसे लेके भागेंगे नहीं। अगर कहीं डिपॉजिट रखवाया हुआ है, आपने मकान रेंट पे लिया है, उस डिपॉजिट रखवाया तो वो भी उसमें ऐड करें। ये तमाम चीज़ें आपने उस दिन ऐड करने के बाद आपने डायरी में लिखना है, भाई आज की तारीख में मेरे पास इतनी मालियत का सामान मौजूद है। ये 4 चीज़ों में जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी मालियत का मेरे पास सामान मौजूद है। अब आपने इसमें से अपने कर्जों को माइनस करना है। आपने कहा ये रकम फॉर एग्जांपल 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख बनती है। जो बेचने के लिए मोबाइल आपके पास है वो भी आपने ऐड कर लिया, गोल्ड भी ऐड कर लिया, चांदी भी ऐड कर लिया, जो चीज़ें हैं बस वही रखी। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अमाउंट इतना पड़ा हुआ है 70,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपने नोट कर लिया कि भाई मिसाल के तौर पर ये टोटल अमाउंट बनता है 5 लाख रुपए का। आपने डायरी में नोट कर लिया भाई 5 लाख रुपए की मालियत की चीज़ें मेरे पास, ये 4 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना है कि मैंने लोगों को पैसे देने कितने हैं, कुछ कर्जे आपके ऊपर भी होंगे, तो आपने वो तमाम कर्जों को जो आपने देने हैं वो इसमें से माइनस करने हैं। भाई सत्तार भाई के 20,000 रुपये बनते हैं और मेरी कमेटी निकली थी 2 महीने पहले, वो मैं खा गया था, तो यानी खा गया का मतलब मैंने इस्तेमाल कर ली थी, तो कमेटी तो मैं एडवांस में ले चुका हूँ। अब मैंने जो कमेटी की किस्तें जमा करानी है वो किस्तें भी आप इसमें डाल दें। और अगर आपकी अभी कमेटी निकली नहीं है बल्कि आप किस्तें जमा करा चुके हैं कमेटी की, कमेटी आपकी अगले महीने निकलेगी, तो ये पैसे चूंकि आपके हैं जो लोगों ने लौटाने हैं, तो ये भी निसाब में आप शामिल कर लें, इनकी भी ज़कात आपको देनी है। कमेटी पहले निकल चुकी है तो फिर जो रकमें आपने देनी है कमेटी की वो माइनस कर दें और जो लेनी है वो प्लस कर दें। तो इस तरह से आपने जो कर्जे लोगों से लेने हैं वो प्लस करें, जो पब्लिक को देने हैं वो आपने माइनस कर दें। प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 2 रबीउल अव्वल को, ये मैं 2 रबीउल अव्वल इसलिए बता रहा हूं कि मैंने ऐसे शख्स को फर्ज किया जो 2 रबीउल अव्वल को साहिब निसाब हुआ था। ऐसा ना हो कि लोग 2 रबीउल अव्वल को पकड़ के बैठ जाए कि 2 को ज़कात वाजिब होती है, कोई नया मसला आया सामने। तो एक मिसाल दे रहा हूं, तो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आपके पास बाकी बचेगा उसको आपने 40 पे डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर 2 रबीउल अव्वल को आपने तमाम असासे जो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल थे वो आपने काउंट किए, प्लस माइनस किया। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए बन रहे हैं, उसमें आपने वसीम भाई के पैसे देने, सत्तार भाई के देने और चमूनी आपा के इतने पैसे, कोई खातून है उन्होंने चमूनी आपा से उधार लिया हुआ था वो देना है। ये सारी चीज़ें आपने प्लस माइनस करके जवाब आ रहा है जी आपका, हो सकता है जवाब 5 लाख के बजाय 6 लाख आए, क्योंकि हो सकता है आपने लेने ज़्यादा हो देने कम हो, ये भी पॉसिबल है कि 4 लाख जवाब आए। तो जो भी जवाब आया आपने, और 4 करोड़ भी हो सकता है, वही तो जिसके पास दौलत है उस ज़्यादा है उसकी ज़कात ज़्यादा बनती है, कम है तो कम ज़कात बनेगी। तो आपने उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया 40 से, कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.5% जवाब आता है। जो जवाब आए उसको आपने डायरी में नोट कर लिया कि आज की तारीख में मुझ पर इतने पैसे ज़कात के वाजिब हैं, यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए बनते हैं, वो 1 लाख में 2,500 बनते हैं, तो 10 लाख में 25,000 रुपए बनते हैं, तो 10 लाख की ज़कात बन गई आपकी 25,000 रुपए। आपने नोट कर लिया भाई 25,000 रुपए। अब आपने क्या करना है कि ये आपको पता चल गया भाई 25,000 है, आपने अपने घर वालों को बता देना भाई 25,000 ज़कात मुझ पर वाजिब है, मैं अगर मर गया, मेरा इंतकाल हो गया तो ये मेरे विरासत से निकाल देना। अब आप मुस्तहिक को तलाश करें, कहाँ देने हैं, सोचे गौर करें। सबसे पहले आपने अपने करीब के गरीब रिश्तेदारों में देखना है। गरीब की डेफिनेशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। गरीब के पास भी ये 4 चीजें और एक और चीज गरीब ऐड करेगा, यानी सोना, चांदी, तिजारती माल और कैश अमाउंट, और एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि वो चीज जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, यानी गरीब के गुर्बत के निसाब में 4 के बजाय 5 चीजें देखी जाती हैं। आप जिसको ज़कात देना चाहते हैं ना, उसके पास 5 चीजें, या उनमें से 4 या उनमें से 3 या उनमें से एक चीज 52.5 तोला चांदी के बराबर नहीं होनी चाहिए। 4 चीजें तो वही हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश नकदी रकम। 5वीं चीज है जरूरत से जायज सामान। अगर किसी गरीब के पास जरूरत से जायज सामान इतना है कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। और जरूरत से जायज सामान की डेफिनेशन ये है कि वो सामान जो पूरे साल इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा। किसी गरीब के पास एक प्लॉट है, पूरा साल गुजर जाता है, वो इस्तेमाल में ही नहीं आता, बल्कि वो इस्तेमाल में है ही नहीं। अभी इस्तेमाल में ना होने का मतलब ये है कि ना वो रेंट पर दिया हुआ है उसने, ना वो उस पर रह रहा है, तो बस एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है,
तो ये इसकी अलामत है, ये सामान ज़रूरत से ज़ायद है। वो अलग बात है उसने रखा हुआ है अपनी किसी फ्यूचर की ज़रूरत के लिए, बच्ची की शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में इसको ज़रूरत नहीं कहते। ज़रूरत का मतलब जो इस्तेमाल में आ रही हो। तो इसलिए ऐसे आदमी को ज़कात नहीं दे सकते जिसके पास कोई प्लॉट हो, प्रॉपर्टी, और वो इस्तेमाल में ना हो। तो लोग कहते हैं हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है, तो भाई आड़ा वक्त आ गया ना, अब आप गरीब हैं, आप ज़कात के मुस्तहिक़, तो आड़ा वक्त आ तो गया, अब आप उसे बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करें। आप ज़कात नहीं ले सकते लोगों से। बाज़ लोगों ने गोल्ड रखा हुआ होता है और ज़कात मांगते फिर रहे होते हैं, उनसे कहा जाए कि भाई ज़कात क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो सोना है। वो जवाब में कहते हैं ये सोना तो हमने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो भाई और कौन सा आड़ा वक्त, आड़े वक्त की और क्या डेफिनेशन है? यही तो आड़ा वक्त आ गया कि आपके पास जो है वो अब मजबूर हो गए। तो शरीयत कहते हैं मजबूरी में पहले अपना माल बेचो, फिर लोगों से आप ज़कात ले सकते हैं। पहले अपना गोल्ड बेचें और बाकी ये आड़ा वक्त की डेफिनेशन ही यही है कि आप ज़कात मांगने पर आ जाएं। तो इस्लाम कहते हैं पहले अपनी चीज़ खर्च करो, उसके बाद लोगों के पास जाओ ज़कात के लिए। तो हर आदमी ने आड़े वक्त के चक्कर में जो है ना इतनी इतनी प्रॉपर्टी और इतना कुछ जमा करके रखा हुआ होता है। आड़ा वक्त आएगा तो एक खातून थी, उनके पास काफ़ी गोल्ड था, तो उनकी बच्ची की शादी थी, तो वो लोगों से चंदा मांग रही थी कि भाई मेरे साथ मदद करो, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास जहेज़ के लिए नहीं। जहेज़ तो एक लानत है, आपको पता है, लेकिन बहरहाल मुआशरे में इसके बगैर आजकल शादी लोग करते नहीं है। तो जहेज़ के लिए पैसे मांग रही थी। किसी ने कहा तुम्हारे पास इतना गोल्ड रखा है, वो बेचो ना अपनी बेटी के लिए। तो वो कहने लगी वो मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा इन आंटी से जाके कहें कि ये आड़ा वक्त आ गया ना, अब आपकी बच्ची की शादी का मसला है और आड़ा वक्त आ गया तो अब उसको बेचें। तो ये ठीक नहीं है जो हमारे यहाँ। वैसे जहेज़ वेज़ इस्लाम में सही नहीं है, इस पर मैं इंशाल्लाह मुस्तकिल बयान करूँगा, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि आड़े वक्त को पता नहीं क्या डेफिनेशन है लोगों के यहाँ। तो 5 चीज़ें किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हैं तो वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, अगर उस पर पहले मैं 5 चीज़ों को दोबारा डिफाइन कर दूँ। 5 चीज़ें या 4 या 3 या 2 या 1, मिसाल के तौर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी ही आपको पता है 50,000 तक की तो आजकल कम से कम, यानी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू तो बहरहाल होती है। तो किसी गरीब के पास ऐसी प्रॉपर्टी है और वो ना किराए पर दी हुई है उसने, ना खुद उसमें रह रहा है, तो फिर उसको ज़कात देने की इजाज़त नहीं है। गरीब के पास अगर सोना या चांदी या कैश अमाउंट पड़ा हुआ है और उसके पास जो है वो ये 52.5 तोला चांदी के बराबर अमाउंट है, तो आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? लोग कहते हैं बेचारा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, खर्चे तो बहुत होते हैं। तो शरीयत उसे कहेगी पहले वो खर्च करो अपनी ज़रूरत में, फिर आप इस्तेमाल कर, फिर आप ज़कात ले सकते हैं। यानी 50,000 आपके पास अगर पड़े हुए हैं उस गरीब के पास, तो इस्लाम ये कहता है पहले उससे खुद राशन खरीदो, फिर जब आप के पास निसाब से कम रकम हो जाए तो अब आप उसको ज़कात दे सकते हैं। तो ज़कात 4 चीज़ों पे वाजिब होती है, लेकिन ज़कात जिनको दी जाएगी उसके लिए 5 चीज़ें देखना पड़ती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गरीब के पास भी 5 चीज़ें या 4 या 3 या 2 या 1 चीज़ अगर इतनी है, लेकिन कर्जा उससे भी ज़्यादा है, फिर ज़कात दे सकते हैं। यानी गुर्बत वाले निसाब में भी प्लस माइनस करना पड़ता है। तो गरीब में भी ये देखा जाएगा कि ये इतना अमाउंट तो इसके पास है, तो जितना इसने लोगों से लेना है, यानी जो इसने कर्जा दिया हुआ है वो इसमें प्लस किया जाएगा, और जो इसने लोगों को कर्जा देना है वो माइनस किया जाएगा। तो प्लस माइनस करके 52.5 तोला चांदी से कम अगर निसाब बन रहा है तो फिर ये ज़कात का मुस्तहिक है, ज़्यादा है तो फिर ये ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। अब लोग कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इनके पास ये सब कुछ है? तो देखें, शरीयत ने इसमें बहुत ज़्यादा तजस्सुस की हमें इजाज़त नहीं दी है। घर घर जाके लोगों की पतलूने चेक करना कि कितने पैसे रखे हुए हैं, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसमें सरसरी सी एक तहकीक कर लेनी चाहिए। आप किसी को ज़कात देना चाहते हैं, थोड़ा से उसके घरेलू हालात आपको पता हो और एक लमसम अंदाज़ा लगा लें, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ के अंदाज़ा लगा लें, भाई तुम्हारे पास सोना है, कुछ प्रॉपर्टी है, मैं ज़रा ख़रीदना चाहता हूँ। ऐसा ना बताएं कि प्रॉपर्टी है तो मैं तुम्हें ज़कात देना चाहता हूँ, बताओ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इस बात का इम्कान है कि वो खुदा न ख्वास्ता झूठ ना बोल दे, कहीं इम्कान होता है। तो आप उससे यूं बात करें, यार मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, सुना है तुम्हारे पास भी कुछ प्रॉपर्टी है? वो कहे नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है। तो बस इतना काफ़ी है। अब हम ज़ाहिर है कोई किरामन कातिबीन की तरह तो नहीं उसके कंधों पे बैठ सकते कि 24 घंटे देखते रहें। थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड का अंदाज़ा लगा लिया करें, भाई सोना वोना तो नहीं है तुम्हारे पास? सोना है तो बताओ, अच्छे रेट मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो इससे वो उगल देगा कि सोना है कि नहीं है। तो इस तरह की कुछ क्रॉस क्वेश्चन हल्के फुल्के पूछ के एक सरसरी सा अंदाज़ा, 100% तहकीक मुमकिन नहीं है, तो सरसरी सा अंदाज़ा लगाएं, आपको समझ में आता है कि मुस्तहिक है। और सबसे पहले रिश्तेदारों से पहल करें, मुस्तहिक है तो भाई ज़कात दे दी जाए। उसके बाद फिर अगर बाद में पता चलता है इसने ड्रामा किया था तो आपकी ज़कात अदा हो गई है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़कात के मुस्तहिकीन में अल्लाह ने बयान किया कुरान में, फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, रिश्तेदार हैं, ये पहले हैं। फिर दीनी मदारिस को भी देनी चाहिए ज़कात। फिर जो है जैसे आजकल एक कोरोना वायरस की वजह से एक वबा फैली हुई है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब लोग राशन के मोहताज हैं, उन तक भी पहुँचानी चाहिए। किसी ट्रस्ट पर आपको एतमाद है 100% कि वो ज़कात को ज़कात ही की जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं आप। और बेहतर है कि खुद जाके आप ज़कात अदा करें।
तो दीनी मदारिस हैं, ये सदक़ा जारिया बनते हैं आपके लिए, और मुस्तहिकीन हैं और आपके गुरबा और मसाकीन हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसके बारे में आपको ये इत्मीनान है कि ये सही जगह खर्च करेंगे ज़कात को, तो वहाँ भी है। तो ये खूब जहन में रखें कि ज़कात में गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। मिसाल, गरीब को या उसकी तरफ से कोई नामजद वकील हो, उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने ज़कात के पैसों से खाना खरीदा और गरीब के सामने ला के रख दिया कि खा लो, इससे ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि आपने परमिशन दी है उसको। परमिशन से नहीं होती, आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो या तो आप उसको पैसे हैंड ओवर कर दें या खाना खरीद के आप उसको हैंड ओवर कर दें कि अब तुम्हारी मर्जी के खाओ या इसे बेचो। तो वो पूरा इख्तियार होना चाहिए उसको, तो बेच भी सकता है वो उसको। तो जबकि वैसे हम जब किसी को खाना खिलाते हैं उसमें बेचने को मायूस समझा जाता है। तो ज़कात में हैंड ओवर करना ज़रूरी है कि ये राशन आप इस, यानी ज़कात पैसों की शक्ल में देना लाजिम नहीं है। आप ज़कात जो है कैश अमाउंट में भी दे सकते हैं और ज़कात से कोई चीज़ खरीद के भी दी जा सकती है। तो ये है, तो आपने जो आपकी ज़कात बनती थी फ़ौरन दें, बाद में दें, अभी मुस्तहिक नहीं मिल रहा उसको डिले कर दें। डिले करते करते अगर रमज़ान आ गया तो भी ठीक है, रमज़ान में दे दें आप ज़कात। यानी ज़कात की का हिसाब तो फ़ौरन ज़रूरी है, अदायगी फ़ौरन ज़रूरी नहीं है। अदायगी आप सहूलत से किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लिया करें, फिर जैसे जैसे गरीब मिलता रहे उसको देते रहे। किस्तों में भी दी जा सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात अदा करने वालों में शामिल फरमाए। बहुत शदीद वईद है कुरान में, जिन पर ज़कात वाजिब है वो अदा नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं इसी माल को, इसी सोने चांदी को पिघला के क़यामत के दिन तुम्हारी पेशानियों को दागा जाएगा। अल्लाह हमें इस अज़ाब से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।